नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू कोर्स के MSO 004 के लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ जिसका उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। आज का प्रश्न है, भारत में श्रमिक वर्ग के सामाजिक ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। एक बार फिर पढ़ देती हूँ। भारत में श्रमिक वर्ग के सामाजिक ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। आंसर है, प्राचीन भारतीय समाज में श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों में यह जानकारी मिलता है कि प्राचीन समाज में श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और उन्हें मजदूरी दर अच्छी और नियमित रूप से मिलती थी। शासन मजदूरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शासक का कर्तव्य श्रमिकों के लिए समुचित आवास प्रदान करना था। शासक मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं प्रदान करता था। भारत में प्रत्येक व्यवसाय आत्मनिर्भर थी। यहाँ कोई मजदूर वर्ग नहीं था, बल्कि सभी एक दूसरे के लिए कार्य करते थे। बदले में हर कोई मालिक था और हर कोई नौकर। भारत का श्रमिक वर्ग आंतरिक रूप से विभिन्न समूहों में बटे थे और इनमें सामाजिक संबंधों और संस्थागत प्रबंध की जटिल संरचना थी। संपूर्ण भारत में एक जैसी वाणिज्यिक एकता थी। भारत के वाणिज्यिक एकता की तरह ही जाति की आंतरिक संरचना और संगठन, लोकाचार, विश्व दर्शन और जीवन शैली भिन्न नहीं थी। भारत में एक तरह के व्यवसाय किसी एक जाति के अधीन होती थी। निर्माण और निर्यात भी जातिगत भागीदारी द्वारा केंद्रित थी, जैसे सोना का निर्माण एवं निर्यात सोनार का, लोहा उद्योग का निर्माण एवं निर्यात लोहार का। इसी प्रकार तांबा उद्योग, पीतल, चांदी, शीशा, सूत उद्योग, कपड़ा उद्योग, शिल्क उद्योग, जूट उद्योग, रबर उद्योग, बांस उद्योग, कालीन उद्योग, मूर्तिकला उद्योग, बांस उद्योग, लकड़ी उद्योग, मिट्टी, रंग, दुग्ध उद्योग इत्यादि अनेकों उद्योग जातिगत समूह के अंतर्गत निर्माण होता था तथा पूरे जातिगत समूह किसी एक व्यवसाय के अधीन था। अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी एवं खाद्यान्न के लिए कृषक वर्ग भी एक जातिगत समूह ही होता था। इस प्रकार भारत का संपूर्ण आर्थिक संरचना के स्वामी जातियां ही होती थीं। इन्हीं व्यवसायों एवं जातियों की सत्ता से भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था और ऐसे राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता राजा के अधीन होती थी। भारत में विदेशी आक्रमण 12वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी। इन विदेशी आक्रमणकारियों एवं उनके शासन व्यवस्था के प्रवेश करते ही भारत की जाति व्यवस्था डगमगाने लगी। इसके साथ ही व्यवसाय का विनाश होना भी प्रारंभ हो गया। भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के जबरन अतिक्रमण ने प्राचीन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सर्वनाश कर दिया। पारंपरिक उद्योगों जो शताब्दियों से अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जीविका के साधनों से वंचित कर दिए गए तथा पूरे देश में अपनी जड़ों से उखाड़ फेंक दिए गए। पुरानी परंपरा के इस अभाव में, जिसमें नवीन लाभ कुछ भी नहीं मिला, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यंत निर्बल कर दिया। भारत के लाखों गांवों एवं शहरों दोनों के हजारों लाखों कारीगर, शिल्पी, बुनकर, जुलाहे, कुम्हार, लोहार एवं अनेक भिन्न भिन्न व्यवसाय के कारीगरों के पास खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे भूमि पर घातक दबाव पड़ा। उपनिवेशी शासन और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शोषण ने इस पारंपरिक और आत्मनिर्भर समाज की उत्पादन प्रणाली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यद्यपि यह प्रक्रिया 1787 में प्लासी के युद्ध में विजय के साथ प्रारंभ हुई थी, परंतु यह ब्रिटिश राज्य के बलात् अतिक्रमण के साथ ही तीव्र हुई और पुरानी आर्थिक प्रणाली और श्रम का विभाजन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। पुरानी द्वारा उत्पन्न अधिशेष उपनिवेशकों के हाथों में आ गया, जिन्होंने भारत की पूंजी को इंग्लैंड निर्यात करने की सीधी लूटमार शुरू कर दी। साथ ही अंग्रेज पूंजीवादियों ने इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादों को भारत में क्रय विक्रय करने की आवश्यकता अनुभव की। अतः
1813 के बाद से भारत के साथ मुक्त व्यापार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य ब्रिटिश एवं यूरोपीय कंपनियों के लिए भी भारत के द्वार भी खुल गए। इसके साथ इंग्लैंड में आयातित भारतीय वस्त्र और रेशम उत्पादों के लागत पर 70 से 80% तक भारी आयात शुल्क भी लागू किया गया। इन सब का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी, अर्थात केवल वस्त्र उद्योग ही बर्बाद नहीं हुआ बल्कि कारीगर भी भूखे मरने को बाध्य हो गए। भारतीय धातु कर्म उद्योग और अन्य उद्योगों की भी यही हालत थी। इसके अतिरिक्त भारतीय कच्चा माल ब्रिटिश विनिर्माण उद्योग के लिए अनिवार्य वस्तु था। सुकोमल सेन 1997 के अनुसार भारत पूंजीवाद ब्रिटेन हेतु कृषि और कच्चे माल सहायक के रूप में परिवर्तित हो गया और साथ ही साथ शोषण की सारी सामंती विधियां भी बनी रही। इस प्रक्रिया का परिणाम यह था कि भारतीय कारीगर अपने अर्वाचीन व्यवसाय से जबरन बाहर कर दिए गए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और कृषि उत्पादों की एकता का जो प्राचीन अद्भुत संयोजन तत्व निहित था वह ध्वस्त हो गया। अब भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना विखंडित हो गई। सन 1853 में प्रथम रेल का प्रारंभ हुआ। इस काल में कुछ उद्योगों की छुटपुट वृद्धि के साथ ऐसे लोगों का एक समुदाय जो भारतीय समाज के निम्नतम पैदान पर था और जो ग्रामीण जीवन में बेहद तकलीफों और दुर्बलताओं का सामना कर रहा था, इन आधुनिक रेल उद्योगों में मजदूरों के रूप में शामिल हो गया। उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उदय के साथ मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। उत्पादन के इस विधि के साथ फैक्ट्री जैसे उद्योग प्रारंभ हुआ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन और फैक्ट्री प्रणाली और मजदूर वर्ग का उदय एक साथ हुआ, अर्थात फैक्ट्री उद्योग के बिना कोई मजदूर वर्ग नहीं हो सकता। भारत में 19वीं शताब्दी के पहले श्रमिक तो थे, पर श्रमिक वर्ग नहीं था, अर्थात औद्योगिकरण के साथ उत्पादन की पूंजीवादी विधि की वृद्धि उपनिवेशी स्वामियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। आधुनिक फैक्ट्री उद्योगों की वृद्धि के साथ ही फैक्ट्री मजदूरों ने धीरे धीरे खुद को एक विशिष्ट श्रेणी में आकार लेने लगी। शहरों में औद्योगिक उद्यम के पास मजदूर वर्ग का संकेंद्रण मजदूरों को वर्ग के रूप में रचना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक था। औपनिवेशिक शासक ने केवल भारत के पारंपरिक उद्योग धंधों को ही नष्ट नहीं किया बल्कि उनकी नज़र दूरदराज जंगलों में स्थित आदिम समुदाय की एक छत्र वनजीवन पर भी था। उन्होंने जंगलों को भारी मात्रा में साफ कराया और उन वन भूमि पर अपना अधिकार जताया, जिससे कई जनजातीय विद्रोह हुआ। इन विद्रोह और आंदोलनों के बावजूद भी बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय अपने परंपरागत जीवन यापन से बेदखल कर दिए गए। ये विस्थापित आदिवासी बड़ी संख्या में कोयला खदानों में काम करने के लिए लाए गए। ये विस्थापित आदिवासी बड़ी संख्या में कोयला खदानों में काम करने के लिए लाए गए। खान मजदूरों का एक बड़ी संख्या आदिवासी वर्गों से भर्ती किया गया। विस्थापित मजदूर एवं गांवों की परंपरागत उद्योगों से विस्थापित जातियां भी इन खानों में काम पर लगाए गए। कोयला खानों के अलावा जूट, कपास, हड्डी, कागज आदि मिलों में और चीनी मिलों में भी कृषक एवं क्षुधाग्रस्त समूह वर्ग को मजदूर वर्ग के रूप में कार्य पर लगाया गया। इस प्रकार फैक्ट्री मजदूरों की पहली पीढ़ी इन्हीं ग्रामीण एवं जनजातीय संकटग्रस्त एवं बेदखल समुदाय थी। अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गांवों से मजदूरों के प्रवास का स्वरूप अलग था। खान मजदूरों के बारे में कल्पना राय द्वारा दिए गए अध्ययन से यह पता चलता है
कि फैक्ट्री मजदूरों की वेतन बहुत ही कम थी। मजदूरों के लिए यह संभव नहीं था कि वे गांव से अपने परिवार के साथ शहर के लिए प्रवास कर जाए और फैक्ट्रियों में काम करे। उसे वेतन पर परिवार का पालन करना कठिन था। ऐसी स्थिति में भारत के मजदूर वर्ग को मौजूदा रहन सहन के स्तर को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में मजदूरों के वर्ग के रूप में निर्माण और वृद्धि की अंतर्निहित मुख्य कारकों में यूरोप के उन्नत देशों से समानताएं मौजूद थी। अतः फैक्ट्रियों के मालिक और पूंजीवादियों द्वारा शोषण किए जाने की चेतना 1888 में तभी प्रकट होने लगी जब श्यामनगर जूट मिल के मजदूरों ने प्रबंधक श्री कीडी पर हमला किया। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं होने लगी, जो उपद्रव, आक्रमण, हमलों और शारीरिक हिंसा के रूप में व्यक्त हुई। लंबे कार्य का समय, वेतन की कटौती, पर्यवेक्षकों के उपद्रव के विरुद्ध भी हड़तालों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे कि मजदूर वर्ग में संगठन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। निष्कर्षतः मजदूर वर्ग, जो उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों का उपज है, औद्योगिक क्रांति और उसके विशेष रूप से इंग्लैंड में असमान रूप से यूरोप से औद्योगिकरण के साथ ही अस्तित्व में आया। युग आरंभों के विपरीत इस उत्पादन के संबंध में उनके पास शिवा श्रम के कुछ भी नहीं था, जिसे उन्होंने उत्तरजीविता के लिए बेच दिया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।